यकीनन हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो आरओज डीआरओज तैनात हुए हैं, उन्होंने जो 3200 नॉमिनेशन पेपर्स कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए हैं, उसके ऊपर कई सवालात उठ रहे हैं। फैफिन जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुतालबा किया है कि जो ये रिजेक्ट हुए हैं पेपर्स, ये वेबसाइट पे पब्लिश करें और लिखें उसमें क्यों रिजेक्ट हुए हैं। इसी तरह हम जानते हैं बड़े वेटरन सियासतदान है पाकिस्तान के, सीनियर पॉलिटिशियन सरदार अख्तर मेंगल साहब, बीएनपी मेंगल से, उन्होंने कहा है कि ये रिजेक्शन ऐसे ही नहीं हुई है, ये रिजेक्शन एक खास प्लान के तहत की गई है। पीटीआई शुरू से यही कह रही है कि इलेक्शन कमीशन मनूवरिंग, मैनिपुलेटिंग और रिगिंग में शामिल हो रहा है उनका स्टाफ इस तरह की रिजेक्शन से, और वो अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि इस तरह रिजेक्शन से वाजे हो जाता है कि कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है पीछे जो कि नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों को कमजोर करेंगे, सियासत, जमहूरियत, फेडरेशन सब कमजोर होगी। यकीनन अब सोचने की जरूरत यह है कि कौन एहसास दिलाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनकी गलतियों का। आरओज डीआरओज जो काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी। इस्लामाबाद फेडरल में सबसे ज़्यादा, हमारे कैपिटल में सबसे ज़्यादा पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, तकरीबन 45% जो नॉमिनेशन पेपर्स थे 209 में से 93 रिजेक्ट हो गए। अब ये जो रिजेक्शन हो रही है इस पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती है, मैंने आपको पीटीआई, पीएमएलएन और अख्तर बीएनपी मेंगल साहब का बता दिया है। अब जमात इस्लामी क्या कहती है, पूछ लेते हैं उसामा रजी साहब से, मेरे साथ कराची स्टूडियो में। उसामा साहब, आपकी नज़र में ये जो काम हो रहा है ये कितना ट्रांसपेरेंट है, और इससे मालूम पड़ रहा है ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? सर देखिए, ये तो देश का एक चावल है। एक चावल, जी हाँ, वरना तो पूरी देश, हम जो कराची वाले हैं, हमारी तो मर्दमशुमारी पे ही डाका डल गया। हमारी तो 10 कौमी असम्बली की और 20 से ज़्यादा सूबाई असम्बली की सीटें पहले ही छीन ली गई। तो ये क्या है, ये धांधली नहीं है? यहाँ पे जो वोटर लिस्टों की सूरत हाल है, जो हल्काबंदी की सूरत हाल है, तो ये तो एक तह दर तह और एक वसी तर जो है दायरा। फिर आप इससे भी आगे बढ़िए, चलिए, पहले से कहा जा रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो चलिए तारीख ये भी भी नहीं छोड़ आई थी, दीजिए, रिजल्ट का सबको आप पता इससे था। भी आगे बढ़िए। चलें, इस मुल्क का जो पूरा सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें क्या आम आदमी हिस्सा ले सकता है? नामुमकिन। यानी वो तो धांधली है जो आप उंगली रख दें, लेकिन ये जो पूरा, जहाँ पे जागीरदार के मुकाबले में कोई अपनी राय के इजहार का सोच भी नहीं सकता, वो क्या धांधली नहीं है? और पूरा जो हमारा 70, 75, 80% जो है वो पूरा मुल्क जो है वो ऐसे ही लोगों, ऐसी सूरत हाल पर मुश्तमिल है, और उसके असरात शहरों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये तो तह दर तह मैंने आपसे अर्ज़ किया। और हम जो कराची वाले हैं, हमारा तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जमहूरियत की सूरत हाल ये है कि 9 लाख वोट यहाँ पे हार जाते हैं, 3 लाख वोट यहाँ पे जीत जाते हैं, यहाँ पे एक मेयर मुसल्लत कर दिया जाता है। ये सब धांधली की मुख्तलिफ शक्लें हैं। लिहाजा ये जो है मुल्क में जो बात जा रही है, जो मैं समझता हूँ कि वो अब मसला सिर्फ चेहरों की तब्दीली का नहीं रह गया है, बात बड़ी हद तक जो है वो नीचे कम्युनिकेट हो गई है, और इस मुल्क को एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बड़े बड़े तनाजुर में जो है बुनियादी निज़ामाती तब्दीली की ज़रूरत है। मैं कहूँगा सर, चेहरों को तब्दील ना कीजिए, इस मुल्क की तकदीर को तब्दील कर दीजिए। अब वक्त आ गया है कि वोट की ताकत का एहसास कीजिए। इवन दो मुश्किल हालात हैं मुआशी, सियासी, मुआशरती तौर पर मैं हैसल कौम हर पाकिस्तानी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। नज़ीर लगारी साहब, यही सवाल आपकी तरफ। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह 3200 पेपर्स रिजेक्ट किए हैं, क्या इससे वाजे हो जाता है कि किसी प्लान के तहत काम हो रहा है, या फिर आप समझते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से काम हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ने, और जो फैफिन का मुतालबा है कि अपनी वेबसाइट पे शाया करें कि क्यों पेपर्स रिजेक्ट हुए, जिस का पेपर रिजेक्ट हुआ उसके सामने एक रिमार्क भी लिखा हो, क्या आप समझते हैं मुतालबा दुरुस्त है? नज़ीर लगारी साहब। बिल्कुल दुरुस्त है, और बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, और ये इलेक्शन मेरे ख्याल में मशकूक हो गए हैं बड़ी हद तक। जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, वो अथॉरिटी जो इलेक्शन करा रही है वो कम से कम अपने आप को ये साबित नहीं कर सकती कि वो इलेक्शन कराना चाह रही है, उसका इंटेंशन है। मुझे लगता है कि इंटेंशन इसका नहीं है। और फिर ये कि मैं हूँ या उसामा रजी साहब हूँ या राजवाना साहब हूँ या जनाब राजा साहब हूँ, कोई भी हो, और आप भी हो और मैं भी हूँ, कोई भी हो, कोई जो है निशानदेही नहीं करेगा, उस तरफ को नहीं बात करेंगे कि जनाब ये इशू क्यों हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किसके पीछे, ये चिलमन के पीछे कौन है, ये सब कुछ कौन करा रहा है, किस लिए करा रहा है, ये स्टेट इस तरह से क्यों चल रही है, इसका असल मसला क्या है, रोग क्या है, बीमारी क्या है इसकी तरफ हम क्यों नहीं जा रहे हैं कि पाकिस्तान को
आप जो भी है, मैं भी हूं, कोई भी है, क्या बात है, कोई क्यों नहीं कहता है कि जनाब असल मसला इस मुल्क का है क्या? जमहूरियत तब आएगी जब जमहूरी जहन होगा, जब जहन में एक आमरीत भरी हुई हो, खड़ी हुई हो और उसमें बिल्कुल डोमिनेट किया हुआ हो, तो फिर आपके पास जो है वो जमहूरियत कहां से आएगी? बादशाहत आ जाए सर। ये क्या होता रहा क्या होता रहा है इस मुल्क के साथ, आइन के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर और दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर, और अथॉरिटेरियन आकर सब कुछ करते रहे और उनके बारे में सब लोग जाकर उनके हाथों पर बोसे देते रहे और फिर कहते रहे कि जनाब आप तो खलीफतुल फिल अर्ज हैं, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं। अब भाई सिस्टम जो चलाने के लिए आते हैं उनको करप्शन की जरूरत होती है कि जाएं करें, लेकिन चीजों को ठीक करने की इजाजत नहीं होती है। ये तकलीफ दे बात है, हमें दुख होता है इस बात से कि चीजों को ठीक नहीं किया जाता है। ठीक ठीक लगारी साहब। रफीक रजवाना साहब, आपका और मौक़िफ़ क्या है? राइट लगारी साहब, यू वांट टू से समथिंग एल्स, कंप्लीट करना चाहते हैं लगारी साहब, कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, अब आप आगे बढ़ाएं। राइट, रफीक रजवाना साहब, आपका मौक़िफ़ क्या है इन रिजेक्शंस के ऊपर? सर, आपकी पार्टी के सेनेटर मुशाहिद ने तो वाज़ेह कर दिया। देखिए, जिस तरह थोक के हिसाब से रिजेक्शन हुई है और ख़ास तौर पे मेरा का ताल्लुक पीएमएलएन से है, वो सबसे पहले मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और जमहूरियत पसंद हूँ, थोड़ी बहुत ही तालीम है, कानून का तालिब इल्म हूँ। जिस थोक के हिसाब से सिर्फ पीटीआई के लोग नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए हैं, उस पर ज़रूर सवाल उठता है। माशाल्लाह सर। अब एक और सवाल है कि अपीलों का फैसला 2 दिन में हो जाए, 10 तारीख तक गालिबन अपीलों का फैसला हो जाए। आई एम नॉट श्योर कितनी तारीख दी है उन्होंने। जब वो फैसले हो जाएंगे तो जिनके नॉमिनेशन पेपर्स इलीगली और गलत तौर पर रिजेक्ट किए हैं वो फैसले सेटिसाइड हो जाएंगे। अब जिन आरओज ने वो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए और उनके फैसले एपलेट कोर्ट जो है हाई कोर्ट कलअदम करार दे उनकी सजा क्या है? उनकी सजा कुछ है? उनकी कोई बाज-पुर्स है? कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और बात लगारी साहब ने पहले उसमें गुफ्तगू में फरमा रहे थे 18वीं तरमीम का कि ये नवाज शरीफ साहब ने नहीं की। मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं, उस वक्त ये ताहयात नाअहली जो है ना, ये उस वक्त थी ही नहीं, ना ही आइन में है ना अब तक है। ये तो फैसले की वजह से हुआ। उन्होंने 62(1)(f) को पर आज तो अदालत में मलिक साहब कहा गया कि ज़ियाउल हक ने ये कानून बनाया था, तो उस वक्त तो होगी ना सर? नहीं, सुने, ज़ियाउल हक ने कानून बनाया था कि राइटियस हो, ईमानदार हो, झूठ न बोले। अगर कोई ईमानदार नहीं है, झूठ बोलता है, उसकी सजा क्या होगी, ये नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ। ओके, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूँ। मैंने एक और केस किया, आप हैरान होंगे। मेरे क्लाइंट के सूबाई वजीर तो फिर सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब के बेंच में मैंने केस किया कि उसके 2 शनाख्ती कार्ड। पहले उसका घर गांव में था, गांव अब शहर बन गया, वहां हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम मुल्तान का क्रिकेट स्टेडियम बन गया। उसने एड्रेस चेंज किया, मगर उसने दूसरा शनाख्ती कार्ड यूज नहीं किया। 2 शनाख्ती कार्ड रखने पे उसको कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है और वो फॉर लाइफ वो भी डिस्क्वालीफाई हो गया। तो अब देखिए ये बात क्योंकि एक सूबाई वजीर की थी या एक मुल्तान के एक बंदे की थी, तो यादा ये इसको हाईलाइट नहीं किया गया। इसी तरह शमून कैसरानी का भी मैं वकील था, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं था उस वक्त, मैं हाई कोर्ट में था और मैं भावलपुर में केस चला इसी वजह से कि वो उन्होंने अपने जो वालिद की जायदाद मिलनी थी वो जायदाद उन्होंने रिकॉर्ड में जाहिर नहीं की और ऐसी नॉमिनेशन फॉर्म दे दिए। उनका मौक़िफ़ ये था कि मेरे वालिद की जो वरासत थी वो अभी तक उसके इंतकाल नहीं हुए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में अभी तक मेरे नाम कोई मलकियती जायदाद नहीं। ठीक है जी, इस तरह और बहुत से केसेस हैं। एनी हाउ, एक मिसाल कायम करने के लिए कितने और बंदों को भी कुर्बानी की भेंट चढ़ाया गया, बड़ी अफसोसनाक बात है। अब बात रही कि ये आप नॉमिनेशन पेपर्स की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर इलेक्शन पर अभी उंगलियां उठ रही हैं और तो आगे क्या होगा? लोग आगे देखें, मैं ये समझता हूँ आगे तो मुझे नजर आ रहा है कि वो रिजल्ट किसी ने मानना नहीं है। अल्लाह करे वो रिजल्ट सही हो तो किसी ने मानना नहीं है। तो फिर मैं आजकल भी लोगों से कह रहा था कि भाई हम भी इंटरेस्टेड है इलेक्शन में अपने इलाकों में, मगर मैं कह रहा था इस इलेक्शन की वर्थ क्या होगी, इसकी जो है ना वो इसमें इंटेग्रिटी क्या होगी, इसकी मतलब है कि सेंक्टिटी क्या होगी अगर इस तरह की बातें हैं। ठीक है जी, तो हर पार्टी को मुकम्मल
मुकम्मल इजाजत देनी चाहिए और कानून और इंसाफ सबके लिए बराबर है। अब देखना है जिम्मेदारी किसकी है। मैं सबसे सर बेहतर आपने समझता बड़े हूँ कॉन्फिडेंस से कह दिया कानून और इंसाफ सबके लिए बराबर है। सर ये तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे पार्लियामेंटेरियंस बहुत दफा कह चुके हैं कि गरीब के लिए कानून कुछ और है, रईस के लिए कुछ और है। सुनिए मैं बताता हूँ, मैं एक जगह पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि कानून जो है वो बड़ा समझदार है। कानून बड़ा समझदार है, वो ताकतवर और गुस्सा करने वाले के आगे झुक झुक जाता है। जाता है और झुक भी जाता है और कमजोर पर सवारी कर देता है। जी हाँ। तो कानून की बड़ी अजीब ही तारीख है और कानून अल्लाह की बड़ी बचाए, अजीब तारीफ, अल्लाह बचाए सर बड़ी कानून से। तारीफ सर है। कानून बहुत डराता है। मैं गुफ्तगू राजा खालिद महमूद साहब की तरफ ले जाऊं। राजा साहब, आइन में वाजे है कि इलेक्शन कमीशन को करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक्शन लेना है। जो बात अभी मलिक रफ़ी रखजवाना साहब ने की, बहुत अच्छी बात की कि जिन लोगों ने गलत फैसले किए उनकी भी कोई सजा होनी चाहिए। और लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन खासतौर पर 3200 रिजेक्शंस के बाद कोई करप्ट प्रैक्टिसेस खत्म नहीं करना चाहता, चलते रहने देना चाहता है और वो इसका हिस्सा बन चुका है। आप सर रोशनी डालिए, कानूनी तौर पर आपको लगता है इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है? देखिए, रफीक रिजवाना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो पे दर पे और सैकड़ों के हिसाब से लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट कर दिए गए, इसकी प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए और उनकी वेबसाइट पे आना चाहिए और पता होना चाहिए जिसके पेपर रिजेक्ट हुए हैं, किन ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हुए, सॉलिड रीजंस होनी चाहिए। और फिर ये नहीं कि उनके रास्ते बंद हो गए, उनके पास इलेक्शन कमीशन और फिर ये रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले इलेक्शन कमीशन में वो जा सकते हैं, यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और फिर सुप्रीम कोर्ट से वो रजू कर सकते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, फेयर और फ्री इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए आप इस तरह की प्रैक्टिस से बाज रहें ताकि कल इलेक्शन पे उंगलियां ना उठ सकें। आपने देखा कि 2018 में जो आरटीएस था उसे बैठा दिया गया, जिसका फिर इस कौम ने एक नतीजा भुगता और आज तक हम उसके नताइज का सफर कर रहे हैं, उससे गुजर रहे क्या हैं। गारंटी एक है इस मुल्क, दफा नहीं बैठेगा राजा साहब? मैं अभी क्या कह सकता हूँ, मैं तो ये बाकी रजवाना साहब बेहतर बता सकते हैं। मैं तो एक होप यही कह सकता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अदारों को अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें राय देते हुए किसी को भी, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जी जी। कोशिश करनी चाहिए कि हम न्यूट्रल, जो हमने गलती की है उसे भी अपने उस पर लेना चाहिए कि हमसे ये गलती हुई माजी में। और जो कोई दूसरा आपका दुश्मन या आपका मुखालिफ अगर वो ठीक कर रहा है, उसे भी मानना चाहिए। ये उसामा रशीद साहब ने एक बात फरमाई थी, उन्होंने कहा कि एक मुजरम के सामने सारा सिस्टम दस्त-बस्ता खड़ा है, उसके सामने अदालतें खड़ी हैं, उसके सामने अदारे खड़े हैं, हाथ बांध के खड़े हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मुल्जिम था जिससे जजेस के गेट से अंदर दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कभी नहीं चीफ जस्टिस ने किसी मुल्जिम को गुड टू सी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसे एक स्केड्यूल नहीं बना के दिया कि आप रात को सोएंगे कैसे और आपके पास बंदे कितने ठहरेंगे और आप खाना क्या खाएंगे और नाश्ता क्या करेंगे। हमें ये भी देखना चाहिए कि हर तरफ गलती, अगर इधर गलत हो रहा है तो उधर भी गलत था, उसके हवाले से भी खुल के बात करनी चाहिए। और ये सजाएं जिस तरह से दी गई, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का भी बैकग्राउंड जमात इस्लामी का है, इस्लामी जमीयत तलबा का है, उन्होंने पूरी कौम के सामने बता दिया था कि इन सजाओं का बैकग्राउंड क्या है, वो अरशद मलिक ने बता दिया, और जो जज थे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के, और साथ फिर वो जो राणा शमीम साहब थे, उन्होंने भी सारी बात वाजे कर दी कि ये सजाएं किस तरह से हुई और किसके कहने पे हुई राइट और राजा किस साहब, तरह से राइट हमारी राजा साहब, वो हुकूमत, तो एक वो चलती तो हुकूमत को वो डिरेल तो किया गया। मेरे ख्याल से अब हर पाकिस्तानी जानता है कि पाकिस्तान में निज़ाम अदल व इंसाफ किस कदर बोसीदा और फरसूदा हो चुका है। चाहे वो मुकन्नना का किरदार हो या आइन की तशरीह करने का काम हो, हर तरफ हमें कोई ना कोई कानूनी सुकम नजर आता है। लेकिन आज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था राजा साहब, जो मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा। रिटर्निंग अफसर की तैनाती मुअत्तल करने का पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे कलअदम करार देने की इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज समाअत हुई और उस समाअत के दौरान ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक कमाल बात कही। हम जानते हैं, पहले ही थोड़ा वक्त पहले हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा था, अगर किसी को शक है कि इलेक्शन तारीख पे नहीं होंगे तो वो किसी के सामने नहीं कह सकता। अपनी बीवी से जरूर जाके वो प्राइवेसी में कह सकता है, अकेले में कह सकता है, लेकिन पब्लिकली
कोई भी एंकर, कोई भी सहाफ़ी, कोई भी टिकर भी चक्कर चला तो बड़ा एक्शन होगा। लेकिन आज इसी केस के दौरान ऑनरेबल चीफ जस्टिस के क्या रिमार्क्स थे? वो कहते हैं लगता है इलेक्शन रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सोचने की बात है। ब्रेक लीजिए, तफसीलन ब्रेक के बाद।